दिसंबर 2025 में पाकिस्तान की मईशत को एक्सटर्नल अकाउंट के महाज पर खासे वाज़े दबाव का सामना रहा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 3.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसकी बुनियादी वजह एक्सपोर्ट्स में नुमाया कमी और इंपोर्ट्स में तेज़ी से इजाफा था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक्सपोर्ट्स 2.3 अरब डॉलर रहीं, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 22% कम थी, जबकि इंपोर्ट्स बढ़कर 6.1 अरब डॉलर हो गई हैं। यानी एक ही महीने में तकरीबन 15% का बड़ा इजाफा हुआ है। ये ट्रेंड सिर्फ एक महीने तक ही महदूद नहीं, बल्कि माली साल 2026 के पहले 6 माह में ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 19.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि मुल्क मुसलसल ज़्यादा चीज़ें बाहर से ख़रीद रहा है और कम चीज़ें बाहर बेच पा रहा है। दूसरी जानिब करंट अकाउंट भी दिसंबर में खसारे में चला गया। नवंबर में मामूली सरप्लस के बाद दिसंबर में 244 मिलियन डॉलर का खसारा रिकॉर्ड हुआ। अगरचे सर्विसेज और गुड्स एक्सपोर्ट्स बढ़कर 3.69 अरब डॉलर हुई और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस 3.59 अरब डॉलर तक पहुंच गई, लेकिन इंपोर्ट्स 7 अरब डॉलर से भी ऊपर चली गई हैं, जिसने तमाम पॉजिटिव मोमेंटम को ख़त्म कर दिया है। यूं माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट 1.17 अरब डॉलर हो गया है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह सरप्लस रहा था। एक्सपोर्ट्स में कमी की सबसे बड़ी वजह टेक्सटाइल सेक्टर रहा है, जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60% है। आलमी तलब में कमी के अलावा बिजली और गैस के हाई टैरिफ और महंगा कर्जा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासर करते रहे हैं। ज़राई एक्सपोर्ट्स खासतौर पर चावल भी आलमी कीमतें गिरने की वजह से कम हुई हैं और इस दौरान कोई ऐसा शोबा नहीं आया जो इस कमी को मौसर तौर पर कवर कर सके। इंपोर्ट्स में इजाफे की बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट में कमी भी थी। सस्ते कर्जे ने कारोबार और कंज्यूमर्स दोनों को ज़्यादा बाइंग की कैपेसिटी प्रोवाइड की, जिससे तेल, पाम ऑयल, मशीनरी, गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट्स में खासा इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंपोर्ट पाबंदियों में नरमी और साल के आखिरी महीनों की डिमांड ने भी इंपोर्ट्स को ऊपर किया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में पॉजिटिव बात यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जो सालाना बुनियाद पर 36% इजाफा है। ये ज़खायर वक्ती तौर पर सिक्योरिटी तो फराम करते हैं, मगर अगर एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें तो लॉन्ग टर्म में दबाव बरकरार रहेगा। ओवरऑल इकॉनमी की तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक्सपोर्ट्स में वैरायटी लाने के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी और इंपोर्ट्स पर इन्हिसार को कम करने की ज़रूरत है। अब ये ट्रेड कैसे फौरी तौर पर कम हो सकता है, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो ट्रेड डेफिसिट का बहुत तेज़ी से बढ़ना है, आपके नज़दीक ये कितना अलार्मिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो ट्रेड गैप है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स, जब भी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजरती है, जैसे कि अभी गुजरी और आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई, तो आपने पॉलिसी रेट जो है वो गिरा दिया। यानी कि दैट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन IMF एंगेजमेंट। और बाकी भी मैक्रो स्टेबिलिटी के आप फैक्टर्स देख सकते हैं, जिसमें आपका जो अंदरूनी खसारा है वो विद अ हाई डोज ऑफ टैक्सेशन संभल गया है। आपके एनर्जी कॉस्ट्स थोड़ी सी राइज की हैं, पर आपकी जो एनर्जी का खसारा है वो 400 अरब के करीब आ गया है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन की। उसमें जब भी पाकिस्तान थोड़ा सा सीमेंट, थोड़ा सा गाड़ियां ये बेचना शुरू करता है, तो आपका जो इंपोर्ट है उस पर प्रेशर आता है। पाकिस्तान इज स्टिल गोइंग थ्रू दैट साइकिल। ये एक इंपोर्ट लेड, इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। ये एक लो सेविंग्स 14% ऑफ GDP की इकोनॉमी है। ये एक इन्वेस्टमेंट टू GDP जो 13%, जो कि डेकेड्स लो पे आ गया है, उसकी इकोनॉमी है। और एक हाई कंजम्पशन, यानी कि 94% कंजम्पशन लेवल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी इकोनॉमी है। ये है वो ग्रोथ फ्रेमवर्क जो कि तब्दील नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो पैदावारी सलाहियत है, यानी कि जो पाकिस्तान की, अगर एग्रीकल्चर की देखें, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, जो छोटा काश्तकार है वो आधा या 1/3 प्रोडक्टिविटी रखता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स व्हेन यू कंपेयर टू द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बड़ा, ज्यादा मैकेनाइज्ड, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला, ज्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी वाला
काश्तकार पाकिस्तान में है। सो इसकी वजह से एक इंपोर्ट की खिंच आती है। जैसे ही पॉलिसी रेट नीचे आता है, एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन आती है, एक पेंट अप डिमांड क्रिएट होती है, और ये हमने कई एरियाज में देखा और लार्ज स्केल पिकअप की, पर एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नहीं की बल्कि लोकल में की। तो आपकी इंपोर्ट बढ़ी और आपका तिजारती खसारा पहले 6 माह का बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? मैक्रो स्टेबलाइजेशन 24 बार पाकिस्तान ने IMF एंगेजमेंट से हासिल की है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब तक आप जाकर अंडरलाइंग पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की शरह को, पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम को, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, यानी कि जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की ग्रोथ पर, उसको तब्दील नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता ग्रोथ को। एक डिस्कशन ये शुरू हो गई है कि IMF से निकल जाएं। मैं फिर बार बार समझाता हूं कि IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने का टाइम आया। मैंने इस पर एक बहुत लंबा पॉडकास्ट भी किया है, यही गुजारिश करने के लिए। आइडिया इज नॉट टू गेट आउट ऑफ द IMF, द आइडिया इज टू रीथिंक, रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर द IMF एंगेजमेंट, और उस पर बात की जा सकती है ताकि वो ग्रोथ के बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को जहां रोक रहा है, और IMF से जाकर बात कीजिए कि ये इस वक्त नंबर्स पहले 6 माह के हमारे फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स बता रहे हैं। लोकल यानी कि जो हमारी सीमेंट या गाड़ियों की सेल बढ़ी है, लार्ज स्केल बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनमें ना वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और क्लोजर्स की भी बात हो रही है। सो अंडरनीथ द हुड थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज कंफर्टेबल एज दे शुड। सो व्हाट आर दोज लीवर्स दैट वी नीड टू डू टू मूव out of this stabilization, or what some people like to call stagnation, into growth को numbers की हद तक ना देखें बल्कि उनको देखें आप कि कैसे structures underlying तब्दील होंगे। सो पाकिस्तान की जो exports किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, IT की, सर्विसेज की बढ़ना शुरू होंगी और एग्रीकल्चर की, ताकि हम ये ट्रेड के गैप को मीट कर सकें। अभी तक चूंकि रेमिटेंसेस ज्यादा हैं तो करंट अकाउंट नेगेटिव तो चला गया है $1.1 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर, पर उस तरह नेगेटिव नहीं हुआ कि ये फाइनेंस ना किया जा सके। That's where the economy has come to. ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हुकूमत की इस वक्त ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए? कोई शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं, उसको इंप्लीमेंट करें, फिर लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो, इसको अगर खत्म करना है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आया है वो IMF के पास गया है। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान इसको ओवरकम कर नहीं पा रहा। सो हियर्स द फॉलोइंग एडवाइस, और मैं जुजियात में जाकर आपको ये एडवाइस दूंगा ताकि हम वाकई ही कोई अथॉरिटीज को पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में मदद कर सके। नंबर 1, यू रीनेगोशिएट, यू रीथिंक, यू रीफ्रेम द IMF एंगेजमेंट। उसका मेरा क्या मतलब है? उसका मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। नंबर 1, अगर आपने इस सिनेरियो को तब्दील करना है, बेहतर करना है, तो व्हाट यू नीड टू रियली डू इज गो टू देम और उनसे कहिए कि जो सुपर टैक्स है उसको कम करें। 10% सुपर टैक्स है इस पर। ओवरऑल हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट मैन्युफैक्चरिंग पे 54% चला जाता है। तो नई मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, पुरानी भी आप नहीं देख सकते कि वो पनप रही हो। नंबर 2, पाकिस्तान का जो GST का 18% का रेट है ये ब्रॉड बेस्ड नहीं हो रहा। ये ब्रॉड बेस्ड इसलिए भी नहीं हो रहा कि रेट ज्यादा है, इनफॉर्मेलिटी बढ़ती चली जा रही है 18% से बचने के लिए। सो गो टू द फंड एंड टेल देम दिस, टॉक टू देम। नंबर 3, विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव और स्पेशली टर्नओवर टैक्स। एक मुल्क जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैं नई कंपनीज लाना चाहता हूं, मैं अपनी नई फ्रेमवर्क्स लाना चाहता हूं ग्रोथ के, बियॉन्ड जो मेरे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स हैं, $17 अरब टेक्सटाइल के बियॉन्ड जाना चाहता हूं। वहां पे मैं नई कंपनीज लाऊंगा कैसे, जब टर्नओवर टैक्स होगा। पाकिस्तान का जो PIT है, पर्सनल इनकम टैक्स, सैलरीड पे भी और नॉन सैलरीड पे भी, मुझे ये शक पड़ता है कि ये रिग्रेसिव इस तरह से है कि हमारे लोग छोड़कर, अगर 35-40% टैक्स हो, उसको छोड़कर 5 से 9% के लिए बाहर मूव कर रहे हैं। और फिर कुछ FTAs को देखिए जाकर, और फिर एक मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम है एनर्जी प्राइसेस पे। अब मैंने आपको कई चीजें सामने रखी हैं, और आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि कंफर्ट देने के लिए जो 9 से 13 अरब डॉलर के हर साल रोल ओवर कराते हैं चाइना, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, इनको जरा लॉन्ग जेस्टेशन में ले जाइए। और ये करने के लिए IMF को आपको
अगर ये सारा पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए, और ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत काम करना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, डीरेगुलेशन का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, अकाउंट खोलना आसान बनाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दो। मैं बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ, ये जो बार बार आपको शनाख्ती कार्ड की अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, इससे निकलना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन एंड आर नॉट बीइंग डन प्रोबेबली एट द पेस दैट रिक्वायर्स टू बी डन। पर फंड के साथ जाके ये गुफ्तगू कीजिए सारी, और दूसरी गुफ्तगू उनको एक्सपेंडिचर साइड मैनेजमेंट बताइए, जिसमें बिजली में 400 अरब आपने रखा हुआ है कि सर्कुलर रेट जो बढ़ेगा हम उसको फिस्कलाइज करेंगे। यार ये कैसे हो सकता है? एक मुल्क जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को टारगेट करें, हम कहीं जो नुकसानात होंगे हम उनको फिस्कलाइज कर देंगे। इसी तरह और सब्सिडीज हैं, ट्यूबवेल की हैं, टैरिफ डिफरेंशियल की हैं, फिर हमारे वो एक्सपेंडिचर्स जो उन जगह पे हो रहे हैं जो हमारा काम नहीं है फेडरल में, जो 17 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉस्ट शेयरिंग ऑफ बेस्ट है, यहां से पैसे बचाकर टैक्सेस के निजाम को ठीक कर लिए, तो है फंड की हद तक। अब आप आ जाइए कि इससे बियॉन्ड आपको क्या करना है अगर आपने इन चीजों से निकलना है। पाकिस्तान की डीरेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस तरह ना चलाइए जिस तरह हम चलाने की कोशिश करते हैं कि ये उड़ा दें, थोड़ा सा ये उड़ा दें। आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन। 43 डिवीजन, 400 ऑटोनोमस बॉडीज, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दैट? जो डीरेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने कुछ चीजें सामने रखी, मैंने एक किताब लिखी थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, वो आज भी वेबसाइट पे है BOI की, 2016 में लिखी थी, तकरीबन 10 साल, एक दिहाई गुजर गई है। हमें इनको बहुत एग्रेसिवली चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर को मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करने देता कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट का इंसेंटिव स्ट्रक्चर उड़ा देंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कि ये पैसे PSX में गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये पैसे मैन्युफैक्चरिंग में तब जाएंगे जब अनप्रोडक्टिव सेक्टर से हम निकालेंगे इस माइंडसेट को। ये काम करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक्स के फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। अब मैं एक मिसाल देता हूं, अरबाब, हैरान हो जाएंगे आप। पाकिस्तान में 70 लाख हमारे पास इस वक्त जो कमर्शियल और दूसरे एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल मिला के हैं, उनमें से हम कहते हैं 90% जो हैं, चले 60 लाख के करीब जो हैं वो SMEs हैं, इससे ज्यादा हैं। पाकिस्तान में फॉर्मल फाइनेंस 3 लाख के पास भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आप कैसे इनको अपग्रेड करेंगे? आप कैसे इनको मैकेनाइज करेंगे? आप कैसे उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे? आप कैसे उनको ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाएंगे? और जब मैं सेंट्रल बैंक की नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी पढ़ता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि MOIP उसको एक्सेप्ट ही कैसे कर सकती है। मतलब वो ये कहती है कि 2 लाख और बढ़ जाएंगे सन 2028 तक, यानी कि जो मेरा 70 लाख और ओवरऑल एक SMEs का स्ट्रक्चर है, उसमें से टोटल जो है 3 और 2 5 लाख हो जाएंगे जो फॉर्मल फाइनेंस ले रहे हैं। दीज आर सीरियस इश्यूज। पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी स्टेट में बिल्ड करनी पड़ेगी कि ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं ग्रोथ पे, जिनको रिमूव करना है। जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस, ये बहुत टेक्निकल एरियाज हैं, इनको जब तक आप टीम्स ऑफ एनर्जी इकोनॉमिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट लाकर सॉल्व नहीं करेंगे, तो आज से एक और साल जब गुजर जाएगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर आएगा, तो फंड के प्रोग्राम से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब 2028 में फंड का प्रोग्राम मालियाती साल में खत्म होने को आ रहा होगा, 29 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड होगी पाकिस्तान की। That will make it very difficult to get out of a fund engagement. But बहुत अच्छा इस वक्त टेल विंड्स हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी है, दुनिया के साथ अच्छा हम जिसे कहते हैं एंगेज कर रहे हैं, टैरिफ्स अच्छे हैं, लोग आना चाहते हैं। बट FDI अगर गिरती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो मुझे बताइए ना, हाथ पकड़ के FDI ला नहीं सकते। एम्बियंस क्रिएट करके नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं, या बाहर से आकर लोग हमें ही चीजें ना बेच रहे हो हमारी एक 25 करोड़ की आबादी को, बल्कि दे आर सेटिंग अप प्लांट्स और डूइंग कॉर्पोरेट फार्मिंग टू टेक थिंग्स आउट। कंप्लायंस, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ये है फ्रेमवर्क जो ठीक होने वाला है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या करना है? ये हायर साइड पर रहते हुए एक्सपोर्ट एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम? क्योंकि असल मसला तो ये ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा, तो ये ये जबरदस्त सवाल है आपका। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों हाई है? सबसे पहले मैंने गुजारिश की है कि जो मल्टी लेयर टैक्सेस हैं इन दी इमीडिएट, उसका क्या किया जा सकता है? वो आपको उड़ाने चाहिए एनर्जी सेक्टर पे और फंड को कन्विंस करना चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में जो एनर्जी कॉस्ट है उसको ठीक करने का
एक तरीका ये है कि आप सारे डिस्कोस का जो टैरिफ एक रखा हुआ है इसको खत्म कर दें मुल्क में, ताकि डिस्कोस को compete करने दें एक दूसरे से। ये चाइना की मिसाल देते हैं ना, वहां पे एसओईस थी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। इंडिया में भी स्टेट्स में टैरिफ डिफरेंट है, अमेरिका में भी है। आप इनको कहें कि compete करें, अगर इनके रेट्स इसलिए ज्यादा हैं कि इनएफिशिएंसीज हैं, ये लाइन लॉसेस ज्यादा कैरी करते हैं, ये रिकवरीज कम कैरी करते हैं, तो आप ये बात सरेआम कीजिए कि क्यों डिस्को एक्स या डिस्को वाई में फर्क आ रहा है। सो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, लॉजिस्टिक्स में अगर 10 से 33% इस वक्त जाया हो रहा है हमारा वेजिटेबल्स, हमारा फ्रूट जो फार्म से चलता है और अरबाब के घर पे आता है, तो इसको ठीक करने का क्या फ्रेमवर्क है? मैं बड़ी टारगेटेड बातें कर रहा हूं, हमारे पोर्ट्स को एफिशिएंट बनाने का क्या फ्रेमवर्क है? ये वो चीजें हैं। और जिस तरह अगर आप पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे मुल्क की, जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म टेम हो जाएगी 5% के करीब। सो जो 10.5% का भी पॉलिसी रेट है, जो एक और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी। बट ये फर्मली जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, हम पॉलिसी रेट को नीचे नहीं ला सकते। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इस वक्त 104 के करीब है। दैट वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ एन ओवर वैल्यूड करेंसी एट 280 रुपीज अ डॉलर इज द फॉलोइंग, कि रुपया जो है वो थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया है। तो इसको सेंट्रल बैंक को जरूर सोचना चाहिए। ये चंद वो गुजारिशात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, 80% बायर है आपकी स्टेट इस वक्त फंड्स की, कहां से? फ्रॉम द बैंक्स। सो बैंक्स को क्या इंसेंटिव है कि अरबाब की जूते बनाने की फैक्ट्री, या चिप बनाने की फैक्ट्री, या हैट दुनिया में बनाने की फैक्ट्री, या वैल्यू एडेड टेक्सटाइल बनाने की फैक्ट्री को जाकर पैसे दे। सो उसमें से निकलने के लिए स्टेट को अपने जो फिस्कल है थ्रू दी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट उसको कम करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो अगले 3 साल में बड़ी क्लियरली की जा सकती हैं। पाकिस्तान इज रियली राइप फॉर अ डीप स्ट्रक्चरल वर्क दैट हैज टू बी टेकन इन अ वेरी क्वालिटी मैनर एंड इन अ वेरी डीप मैनर। स्टेट हर वक्त कुछ कर रही होती है, बट इनर्शिया उसको उस तरह से ब्रेक अवे नहीं करने देता। इनर्शिया होता है ना कि आप इर्द गिर्द एक चीज लेकर घुमा रहे हैं, उसको ब्रेक अवे करने के लिए उसको एक स्पीड चाहिए होती है। तो फिजिक्स का लॉ है, अगर आप वो नहीं अप्लाई करेंगे तो स्टेट ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये जो इनर्शिया में इस वक्त हम रिफॉर्म को घुमा रहे हैं, वी डू समथिंग, बट उसका जो इफेक्ट है वो तभी नजर आएगा क्वालिटी बहुत बेहतर हो। और आखिर में गुजारिश है, ये सब करने के लिए थोड़ा रिलाई करें लोकल एक्सपर्टीज पे। मैं बार बार कहता हूं, किसी मुल्क ने कभी भी तरक्की नहीं की। इंडिया की मिसाल ले लें, ईस्ट एशिया में जनरल पाक थे, उन्होंने अपना जो क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड था उसको मुस्तहकम किया। ली कुआन यू ने प्रोफेशनलाइज किया था अपनी ब्यूरोक्रेसी को। फिलीपींस ने 21 इकोनॉमिस्ट को डिप्लॉय किया था। मुझे कोई बता दे कि कोई बाहर से लाकर किसी ने ये काम किया हो, तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। एक आखिरी सवाल खाकान साहब के, इंटरेस्ट रेट 22% पर था, हम देखते थे कि बहुत एक्टिविटीज श्रिंक हो रही हैं, उसको नीचे लाया गया, लेकिन कोई खातिर खौफ फायदा में नजर नहीं आया। अब इसको सिंगल डिजिट में लेकर आए तब इसका फायदा। इंटरेस्ट रेट जो है उसको सिर्फ कम करना इज नॉट द इशू। अभी मैंने आपके सामने मिसाल रखी है कि अगर 70 लाख पाकिस्तान में मेनली एसएमईज हैं और 2,93,000 इज द एग्जैक्ट नंबर उनके पास फॉर्मल फाइनेंस है, तो इंटरेस्ट रेट आप कुछ भी कर दें, वो 3 लाख से ऊपर तो उनके पास है ही नहीं है, 4% के पास है, बाकियों के पास है ही नहीं है। मैं इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन में तब जाऊंगा जब पहले फॉर्मल फाइनेंस बढ़ेगा इन पे। सो उनको करने के लिए आपको सारी डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू गेट लोन्स, मेकिंग देम कि उनकी जो रिसीट्स हैं वो फाइनेंस की जा सकें, ना कि सिर्फ आप वो कोलैटरल ढूंढते रहें, होगा नहीं उनके पास। सो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को किस तरह एक्सेलरेट करना है, वो टाइमिंग क्या करने हैं, क्योंकि आप कर नहीं सकते उसके बगैर। इससे क्या मतलब है, पाकिस्तान की जो इस वक्त की फाइनेंसिंग है वो लार्जर ग्रुप्स और गवर्नमेंट इसमें फंस गई है। इसमें से निकलना किस तरह है, और ये एसएमईज और पाकिस्तान की आईटीईएस और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को कैसे फाइनेंस करना है एट द राइट टाइम, सो दैट मैकेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, सही बीज, वो ये सब कुछ कर सकें। नाउ डूइंग दिस बैंक्स विल ओनली गेट इंसेंटिवाइज्ड। सो ये सारा याद रखेंगे, मैंने आज जितनी गुफ्तगू की इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे बेस करके की है। अगर इंसेंटिव ही नहीं होगा और सरकार सबसे बड़ी बोरोवर होगी तो बात बनेगी नहीं। सो पुशिंग दिस, नजिंग दिस रिक्वायर्स द राइट इंसेंटिव सिस्टम। ये सारा काम आई एम श्योर कि सेंट्रल बैंक में देयर आर रियली गुड फोक्स जो कि समझते हैं इस चीज को और वो करेंगे। और जैसे जैसे आपकी पैदावारी सलाहियत ठीक होगी, इन्फ्लेशन एंकर होना शुरू होगी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, तो अगर ये 5 से 7% के दरमियान वाकई एंकर हो जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रूम और इंटरेस्ट रेट को लॉन्गर टर्म के लिए कम करने का नजर आ जाएगा। अभी वो नजर आ नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।